Good morning, student. How are you? How's your weekend? How's your studies going on? Hope you all are good and doing study well. Now I'm starting your new topic, journal entries related to some special transaction. आज हम जो करेंगे जर्नल एंट्रीज ही सीखेंगे और हम उसमें कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे. लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड एंट्री करना सीखा था. हैव यू डन? Right? Okay. Now I am starting your new topic. See on the picture. Journal entries related to some special transaction. First is some special transaction related to goods. Goods से related कुछ special transaction है जिनके लिए हम journal entries बनाना सीखेंगे. First is goods withdraw by proprietor for personal use. You know, when proprietor withdraw goods for personal use, we call it drawing. क्या बोलते हैं हम उसे? ड्राइंग. अगर प्रोप्राइटर ने अपने खुद के यूज के लिए, अपने खुद के काम के लिए, अपने बिजनेस से जो गुड्स निकाला है उसे हम बोलेंगे ड्राइंग. सी, many times the proprietor of business take the goods from business for personal use. According to the concept of separate identity, this account will be debited as the same of drawings. Drawing account, because of businessman and business are separate entities. Here goods have not been sold but leads of decrease in goods purchase. यस बच्चों, बिजनेस में हम एक आइडेंटिटी होती है हमारी जिसमें हम देखते हैं हमारा बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को हम डिफरेंट मानते हैं. इसीलिए बिजनेसमैन अगर बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो हम उसका ट्रांजैक्शन भी हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं. तो सपोज बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से गुड्स जो है, सपोज वो बैग बनाने का काम करता था, उसने बैग जो है अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया. तो ये जो बिजनेस से गुड्स गया है, इस केस में हमारे बिजनेस को हम देखें तो हमारे बिजनेस में से तो सामान कम हुआ है. तो ये जो डिक्रीज हमारे गुड्स को दिखाता है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? एंट्री बनाते हैं. Therefore, purchase account will be credited with the cost price of goods. The following entry for the transaction will be made. तो हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? जब भी गुड्स की हम बात करते हैं, हमने 5 अकाउंट्स के नेम हमने पढ़े थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक. 5 जो है अकाउंट हम गुड्स के लिए यूज करते हैं. तो इस केस में जब हमारा गुड्स जो है हमारे बिजनेस से कम होता है तो हम उसे एज अ परचेज हम ट्रीट करते हैं. इट मीन्स हमारा जो हमने स्टॉक परचेज किया था वो आपका जो है वो कम हो रहा है. परचेज को वैसे हम देखें तो हर केस में परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है, बिकॉज हम गुड्स को परचेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं. हमारे बिजनेस में गुड्स आता है, बढ़ता है. बट इस केस में जब ऑनर जो है बिजनेस से गुड्स को निकाल रहा है, इस केस में हमारा गुड्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज के केस में हम इसकी अपोजिट एंट्री हम पास करेंगे. कैसे पास करेंगे? इस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट शो करेंगे. और प्रोप्राइटर की बात हो रही है, उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है, तो हम हमारा ड्राइंग अकाउंट जो है वो यहाँ पर शो करेंगे. हम ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट. रिमेम्बर, ड्राइंग अकाउंट जो है आपको यूजुअली डेबिट ही मिलेगा. हमने 2 प्रोप्राइटर के अकाउंट हम बिजनेस में देखते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग. कैपिटल अकाउंट हम हमेशा जो देखते हैं वो क्रेडिट ही देखते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है बिजनेस को पैसा देता है. तो इस केस में हम क्रेडिट करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट को. अब यहाँ क्या करा, जब देने के केस में तो हम क्रेडिट कर रहे थे, अब यहाँ से निकाल रहा है वो, तो गुड्स अगर निकाल रहा है तो हम उसको नया नाम देते हैं ड्राइंग और उस अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट. तो एंट्री वी आर पास ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. नरेशन इज फॉर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. क्या किया हमने? गुड्स निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल. हमने हमारे बिजनेस को हमें क्या करना है? ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है. ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं हमारे कस्टमर बने,
हमारा जो गुड्स है वो सेल आउट हो, तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, हम क्या करें, अपने गुड्स के फ्री सैंपल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। सैंपल लोगों के पास जाएगा, लोग उसको यूज करेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, तो हमारे ऑटोमेटिक हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, हमारी सेलिंग ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गुड्स को एज अ फ्री सैंपल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी ऑन द पिक्चर, मैनी टाइम द प्रोपराइटर विथ the objective of increasing volume of sales distribute in the form from of advertisement some of the goods as free samples, so this is treated as expenses of the business and this is deducted at cost from the business। क्या होता है, हमारी बिजनेस से हम हमारी सेल को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम हमारे गुड्स को एज अ फ्री सैंपल हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्री सैंपल जब हम गुड्स हमारे बिजनेस से निकाल रहे हैं तो हम उसको एज अ एक्सपेंस क्या मानते हैं, हम हमारे बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है, ये एक ट्रेड बिजनेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे और हमारे परचेस अकाउंट को, गुड्स को जो है एज अ परचेस अकाउंट हम ट्रीट करेंगे, और जैसा हम फर्स्ट में कर रहे थे परचेस अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। फ्री सैंपल अकाउंट बीइंग एन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड purchase account is credited due to decrease in purchase account according to rules of real account। हमारा परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम रियल अकाउंट उसको ट्रीट करते हैं। रियल अकाउंट में तो हम देखें तो हमारा परचेज क्या है, एज अ गोस आउट, जाने वाली चीज है, तो हम इसको क्या दिखाएंगे, हम क्रेडिट इसे दिखाएंगे। और हम एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं किसको, फ्री सैंपल को, तो एक्सपेंस आर क्या ट्रीट करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो हम एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट, और परचेस को क्रेडिट। द फॉलोइंग एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन विल बी मेड, एंट्री हम पास करेंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, नरेशन इज फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी मीन्स हमने दान में, लोग करते हैं सोशल वर्क, सोशल एज अ सोशल वर्क हमने अपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया, तो इस केस में भी हमारा गुड्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे, और चैरिटी को हम क्या माने, एज अ एक्सपेंस ही माने बिजनेस का, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। सी, this is not the sale of goods, but it is an expense for the business. Therefore, the cost price is deducted from purchase. The following entry for this transaction will be made. Entry is charity account debit to purchase account. Narration is for goods given away as charity. Clear? Next, fourth is loss of goods by thief, fire or other reason। हमारा गुड्स क्या हो गया है, गुड्स हमारा किसी ने सपोज चोरी हो गई हमारे बिजनेस में, तो चोर क्या करके ले गया, सामान हमारा चोरी करके ले गया, या हमारे बिजनेस में एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, हमारे बिजनेस में फायर लग गई, आग लग गई, हमारा गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसे केसेस में ये क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। आपने लॉस के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए अपने रूल्स आपने पढ़े हैं, लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो ऐसे लॉस को हम क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। हमारा गुड्स जो है वो डिक्रीज ही हो रहा है इस केस में, डिस्ट्रॉय होना यानी खत्म होना, कम होना, तो परचेस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सी, sometimes the goods are destroyed due to thief, fire, earthquake, flood, etc. So this is considered as a loss for business. The following entries are made in all this situation. First is loss by thief, loss by fire, loss by earthquake, loss by flood. In all cases we made all accounts are debit. Next, to purchase account, narration is goods lost.
नेक्स्ट, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड देन फॉलोइंग एंट्री विल बी मेट। क्या होता है बच्चों, कई बार जो बिजनेसमैन, कई बार क्या, हमेशा बिजनेसमैन को इन रिस्क फैक्टर का पता होता है, वो एक रिस्क ही तो ले रहा है अपने बिजनेस के लिए। रिस्क फैक्टर हमेशा बिजनेस में आपके साथ होंगे, तो हम क्या करते हैं, हमारे गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो अगर गुड्स हमारा इंश्योर है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले सकते हैं। तो उस क्लेम के लिए हम एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थीफ, फायर, अर्थक्वेक एंड फ्लड। फिर हम एडिशन दे देंगे इंश्योरेंस क्लेम। अगर हमारा इंश्योरेंस जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हम एंट्री पास करते हैं। एंट्री हम पास क्या करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये तो हमने एंट्री पास कर दी। अगर हमारा फुल्ली इंश्योर जो हमने किया था, क्लेम किया था, पूरा का पूरा हमें मिल जाता है, तो इस केस में हम इंश्योरेंस कंपनी को तो क्रेडिट कर देते हैं और जो अमाउंट हमारे पास आता है उसको कैश से हम डेबिट कर देते हैं। सपोज हमें पार्टली अमाउंट मिलता है, हमें पूरा का पूरा अमाउंट हमें नहीं मिलता है, तो हमारा जो पार्टली अमाउंट हमें मिलेगा उसे तो हम कैश में दिखा देंगे, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट हम एज अ लॉस हम देखते हैं तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए एक पार्टली एंट्री होगी, सी ऑन द पिक्चर। इफ कैश, इफ पार्टली क्लेम इज एक्सेप्टेड, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उससे हम एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी हमें लॉस हुआ है, रिमेनिंग जो हमारा अमाउंट था उससे हम एंट्री करेंगे। टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, टोटल अमाउंट जो हमारा लॉस हुआ था उससे हम एंट्री करेंगे। नरेशन इज रिसीव इंश्योरेंस क्लेम पार्टली। सपोज मैंने जो क्लेम किया था 10,000 रुपीज का, कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम के लिए एंट्री करी थी। 10,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने जब चेकिंग की, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पैसा देने से पहले पूरा वेरिफिकेशन वो करती है। जो वेरिफिकेशन करा तो उसको लगा कि जो हमारा लॉस हुआ है वो सिर्फ 6,000 रुपीज का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो हमें अमाउंट दिया वो दिया 6,000, तो हम कैश अकाउंट में तो दिखा देंगे 6,000, और रिमेनिंग जो 10 में से हम देख रहे हैं 4,000 एज अ लॉस, उसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। फिर इंश्योरेंस कंपनी में टोटल अमाउंट दिखा देंगे 10,000। क्लियर। नेक्स्ट जो है हम स्पेशल एंट्री करेंगे किसके लिए, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स एक न्यू वर्ड है, समझिए इसे होता क्या है। बैड डेब्ट्स का मीनिंग होता है हमारा ऐसा पैसा जो हमारा डूब गया है, जो हमें हमारे डेटर्स से, जिनसे हमें पैसा लेना था उनसे नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लॉस उसे हम कॉल करते हैं बैड डेब्ट्स। सी ऑन द पिक्चर, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट देन इट इज ट्रीटेड एज डेटर्स to the business. If the amount is not received from the debtors due to insolvency, death, or other reason, then this non-receivable amount is called up bad debts. Bad debts is a loss for business and due to which bad debts amount is debited or debtors is credited. क्या होता है, बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस के लिए लॉस ही होता है। हमें कस्टमर से पैसा लेना था लेकिन उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से, मतलब वो दे नहीं सकता, वो कैपेबल ही नहीं है देने के लिए, है ही नहीं उसके पास पैसा, इस रीजन से हमें पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा हमारा डूब गया, और उसे हम एज अ लॉस हम ट्रीट करते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो हम इसके लिए एंट्री पास करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जिस भी पर्टिकुलर राम, श्याम, मोहन, जिससे भी मुझे पैसा लेना था उसको अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। तो सी entry, the following entry for the business will be made. Bad debts account debit to debtors personal account. Narration is for amount you return off as bad debts. If any amount is received under pro rata distribution on insolvency of debtors, then the following entry will be made. कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, हमारा जो अमाउंट है, उन्हें जो बैड डेब्ट्स हम समझ रहे थे उसमें से हमारा कुछ अमाउंट हमें वो जो भी सॉल्वेड डेटर्स है, जिससे भी हमें पैसा लेना था, राम, श्याम, मोहन, वो क्या कर देता है, एक पार्टली अमाउंट हमें दे देता है। सपोज मुझे 10,000 लेने थे, उसमें से उसने 4,000 मुझे दे दिए, तो जो 4,000 आएंगे उसके लिए तो मैं कैश से डेबिट कर दूंगी, और जो रिमेनिंग 6,000 है उसको मैं एज अ बैड डेब्ट्स एंट्री कर दूंगी। जो हमने कंपाउंड एंट्री
पड़ी थी, ऐसे ही एक कंपाउंड एंट्री हम इसमें पास कर देंगे। सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। नरेशन फॉर रुपीज ऑफ पैसा, सपोज 1 रुपीज का हमें बोल दे, 1 रुपीज का जो है 40 पैसा मुझे मिला है, तो 40 पैसा मैं इसमें दिखा दूंगी। 1 रुपीज फ्रॉम नेम ऑफ डेटर्स, जिस भी डेटर्स का नाम है राम, मोहन, शोन, वो हम लिख देंगे। Many times it's happened that a debtor's account has been written off with the bad debts account, but after some time full or partly amount is received from the debtors, then it is called bad debts recovery. कई बार क्या होता है बच्चों, हमने बैड डेब्ट्स मान के एंट्री तो कर दी, और मैंने 6000 की एंट्री बैड डेब्ट्स मान के कर दी, लेकिन क्या हो जाता है कई बार वो पैसा हमारे पास वापस लौट कर आ जाता है, तो हम उसको नाम दे देते हैं बैड डेब्ट्स रिकवरी। In this context, it should be kept in mind that the bad debts recovered amount will be credited. Debtors amount will not be credited because at the time of entry for bad debts, this account has already been credited. क्या होता है, हम इस एंट्री में हम बैड डेब्ट्स के बदले में तो हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट एक नया ओपन कर देते हैं। बैड डेब्ट्स को हम डेबिट करते हैं तो रिकवर्ड को हम क्या कर देते हैं, उसका रिवर्स हम मानते हैं, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। बट हम डेबिट जो है उस डेटर्स के अकाउंट को हम डेबिट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है, हमने उस डेटर्स के अकाउंट को क्लोज कर दिया। जब हमने डेटर्स को डेबिट किया था, उसका अपोजिट हमने बैड डेब्ट्स मान के उसको क्रेडिट कर दिया था, तो वो अकाउंट हमारा क्लोज हो गया था। यहाँ हम जो लेंगे डेबिट में, हम लेंगे हमारा अमाउंट हमारे पास आ रहा है, हम इसे न्यू ट्रांजेक्शन मान लें, हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, इट मीन हमारे पास कैश आ रहा है, तो इस केस में हमारा जो अकाउंट इफेक्टिव होगा वो हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। और कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल्स हमें पता ही है, रियल अकाउंट में कम इन कैश हमारा आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री जो हम पास करेंगे, सी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। नरेशन इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट, थर्ड इज डिस्काउंट। दीज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट हम बोले तो हमें हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फैसिलिटी हम देते हैं। हम क्या कह देते हैं उसको, हम कह देते हैं आप अगर ये गुड्स एक क्वांटिटी में लोगे या ज्यादा आप खरीदोगे तो मैं आपको क्या दे दूंगी, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग होता है छूट, जो भी उसका अमाउंट होता है उसमें हम कुछ छूट हम देते हैं। यस, थर्ड इज डिस्काउंट। दीज आर ऑफ टू टाइप के डिस्काउंट हमें मिलेंगे। डिस्काउंट होता क्या है बच्चों, डिस्काउंट मीन्स होता है हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसे कुछ छूट दे देते हैं, तो हम उस अमाउंट में छूट दे देते हैं, तो वो आपके पास डिस्काउंट टू टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हम जो परचेज किया है एज अ सेलर और बायर के बीच में जब होता है, तो हमने क्या किया, उसे एट अ टाइम ऑफ सेलिंग हम उसे कुछ छूट दे देते हैं, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते। एंड कैश डिस्काउंट की हम बात करें तो कैश डिस्काउंट आपने माल जो है वो सोल्ड आउट कर दिया और एक पर्टिकुलर डेट पे आप उससे अमाउंट लेंगे, तो उस पर्टिकुलर डेट पे अगर अमाउंट हमें उस डेट से पहले ही हमें चाहिए तो हम उस कस्टमर को कह देते हैं कि भाई अगर तुम अमाउंट जो है अभी मुझे पे कर दोगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट कर दूंगा, तो वो आपका कहलाता है कैश डिस्काउंट। सी ऑन द पिक्चर, trade discount when a seller gives discount at a fixed percentage on the listed price of the goods to the trade as similar business, then it is known as trade discount. क्या कर रहा है सेलर, जो है सेलर जो भी अमाउंट जो भी गुड्स सेल करता है उसके जैसे और सिमिलर गुड्स भी होंगे, तो इट मीन्स जो उसकी मार्केट प्राइस है, जो उसका अमाउंट है, उसमें वो आपको कोई छूट दे देता है, वो आपका कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड Entry of trade discount is not passed in the book of both seller and purchases, instead written as amount deducted from the selling price in invoice or cash memo. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात आए तो हम उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको कैश और मेमो जो हमने बिल बनाकर देंगे उसमें से हम उसको डिडक्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये हम क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से हम कुछ अमाउंट डिडक्ट करके दिखा देते हैं।
The object of trade discount is to increase the volume of sale. क्यों देते हैं हम ऐसा डिस्काउंट? हम इसलिए देते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा हो. If goods sold at that discount is written, then on sale return net amount. Net amount trade discount deducted from listed price is written. हम सिर्फ क्या करेंगे, जब हम एंट्री करेंगे सेल्स की, परचेज की, हम उस ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट में से जो भी अमाउंट इसका लिस्टेड था उसमें से डिडक्ट करके हम दिखा देंगे. कोई भी सेपरेट जो है अकाउंट इसके लिए हम ओपन नहीं करेंगे. सेल्स ऑफ गुड्स ऑन ट्रेड डिस्काउंट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल. एक एग्जांपल है आपके लिए. एग्जांपल है सुबोध सोल्ड गुड ऑफ ₹30,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. सुबोध ने माल बेचा है 10% डिस्काउंट पे. दी फॉलोइंग एंट्रीज विल बी मैड. ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है तो कोई भी सेपरेट अकाउंट हम नहीं ओपन करेंगे. सिंपल आप सेल के लिए क्या एंट्री बनाते थे? सेल के लिए देखिए, आप अपने इस ट्रांजेक्शन में से 2 अकाउंट चूज करिए. अपना एक अकाउंट तो इफेक्टिव हो रहा है, कैश की कोई बात हो नहीं रही है, कैश का अकाउंट होगा नहीं. यहाँ पर सुबोध है हमारे पास एज अ कस्टमर और हमने सेल्स किया है गुड्स, तो हम सेल्स अकाउंट यहाँ पे लेते हैं. तो अब एंट्री पास करते हैं यहाँ पर सुबोध अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब यहाँ जो बात होगी, यहाँ अमाउंट की बात होगी. जो लिस्टेड अमाउंट था वो आपका 30,000 था और उस पर वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%. तो 30,000 का हम 10% निकालेंगे तो वो निकलेगा 3,000. हम सिर्फ इस अमाउंट में से 3,000 डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा वो हम एंट्री में पास करेंगे. तो 30,000 में से 3,000 जब हम डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है 27,000. तो एंट्री वी मेड सुबोध अकाउंट डेबिट 20,000 टू sales account Subodh account debit 27,000 to sales account 27,000. Narration is for goods sold on credit. Note here, entry of trade discount of ₹3,000 will not be done. ट्रेड डिस्काउंट की 3,000 की एंट्री हम यहाँ नहीं पास करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, हम इसे लिस्ट अमाउंट में से डिडक्ट करके दिखाते हैं. कोई भी सेपरेट एंट्री ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम अपनी बुक्स में नहीं बनाते हैं. क्लियर? राइट. नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट. व्हेन ट्रेडर गिव डिस्काउंट टू कस्टमर with the object of promote recovery of payment, it is known as cash discount. मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को देते हैं, किस लिए? कि वो जल्दी से जल्दी हमारा पेमेंट दे दे. In order to get cash discount, it is necessary that payment should be made within a fixed period. The entry of cash discount is done along with the payment only. Cash discount is nominal account, hence on giving discount it get debited being an expense, and on receiving discount it get credited being an income. बस बच्चों, होता यह है कैश डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को जल्दी पेमेंट के लिए, तो वही हमें रिस्क होता है कि पेमेंट हमारा पैसा डूब नहीं जाए, तो इसलिए हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम उसे कोई छूट दे देते हैं, उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं. और हमने जो कस्टमर से अब हम पैसा ले रहे हैं, उस कस्टमर का अकाउंट तो हम पहले से ही अपने बिजनेस में ओपन कर चुके हैं ना. जब हमने सेल किया होगा, जैसे सुबोध को हमने सेल किया तो उसका अकाउंट 27,000 से ओपन था मेरी बुक में. अब मैं सुबोध से जल्दी पैसा लेना चाह रही हूँ, तो मैंने उसको एक और छूट दे दी कि तुम्हें जो है अपने अकाउंट पे जो है मैं 10% की और छूट दे रही हूँ कैश डिस्काउंट की, तो मुझे पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए. तो मैंने सुबोध का जो अकाउंट है मैंने ओपन कर रखा 27,000 से. जब मैं सुबोध के अकाउंट की जब एंट्री पास करूंगी, जब वो मुझे अमाउंट देगा, तो उस केस में सुबोध का अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा. तो क्रेडिट तो मैं 27,000 से ही दिखाऊंगी, और जब मुझे अमाउंट जो रिसीव होगा वो 10% डिस्काउंट के साथ में रिसीव होगा. तो जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया है 10%, अगर मैं डिस्काउंट देखूं तो मेरे पास आ जाएगा 2,700. तो वो 2,700 जो है वो मैं एज अ जो है डिस्काउंट में इस एंट्री में शो करूंगी. तो एंट्री जो करेंगे अपन कंपाउंड एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुबोध अकाउंट. क्लियर? देखिए अब इसमें भी एक एग्जांपल अपन को दे रखा है. इन द प्रीवियस एग्जांपल, इफ 26,000 आर रिसीव फ्रॉम सुबोध, he is given discount on ₹1,000, then following entry will be met.
1000 हम उसको एक डिस्काउंट दे रहे हैं और उससे सिर्फ हमें कितना अमाउंट मिल रहा है 26,000। तो इस केस में अमाउंट जब मिल रहा है तो कैश अपने आने वाली चीज है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा कितने से 26,000 से। और सुबोध का अकाउंट जो मैं देखूंगी वो मैं क्रेडिट करूंगी, वो मैं करूंगी 27,000 से, क्योंकि मैंने उसको माल जो बेचा था 27,000 का बेचा था। तो जो आपका बैलेंसिंग आ रहा है 1000 का जो डिस्काउंट दिया है उसके लिए हम एंट्री पास कर देंगे। डिस्काउंट जो है एज अ एक्सपेंस हम उसको देखें, नॉमिनल अकाउंट हम इसको मानते हैं। डिस्काउंट अपने लिए एक लॉस एक्सपेंस ही है, तो लॉस और एक्सपेंस को हम क्या कर देते हैं डेबिट, तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे डेबिट। तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 26,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 टू सुबोध अकाउंट 27,000। नरेशन इज फॉर कैश रिसीव फ्रॉम सुबोध एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट सेकंड इज पेड 28,000 टू अक्षय इन फुल सेटलमेंट ₹30,000। हमें अक्षय से जो है लेने थे 30,000, लेकिन उससे हमने कितने लिए 28,000। इस मीन हमने उसको एक डिस्काउंट दे दिया, कितने का दे दिया 20,000 का। तो एंट्री जो हम पास करेंगे वो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी हमें यहाँ पेमेंट करनी थी तो हमें उसको पैसा देना था। तो हमें अगर पेमेंट देना था और हमें 30,000 के बदले में हमने उसको 28,000 फुल सेटलमेंट में दिया, तो हम जो है हमारे अकाउंट को जो दिखाएंगे हम 22,000 का हमें क्या मिल गया यहाँ पर एज अ प्रॉफिट ही हमें हो गया। हमें देने तो 30 थे लेकिन मैंने उसको कितने दिए 28,000। तो जब यहाँ हमारे पास प्रॉफिट या इनकम की बात होगी तो हम जब देखते हैं रूल्स हमारे नॉमिनल अकाउंट का, तो प्रॉफिट इनकम को हम क्या करते हैं क्रेडिट, और यहाँ से अमाउंट आपके पास पैसा आपका जा रहा है, पेमेंट दे रहे हैं आप, तो कैश अकाउंट भी क्या होगा आपका क्रेडिट। और किसको दे रहे हैं रिसीवर कौन है हमारा अक्षय, तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री हम पास करेंगे अक्षय अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 28,000 टू discount account 2,000. Narration is for cash paid to Akshay and discount received. कैश हमने दिया और डिस्काउंट हमें मिला। एक नोट है, if trade discount and cash discount is given to any customer together, then first of all trade discount get deduct from list price of goods and cash discount is calculate on remaining amount afterwards. For example, salt goes to Suyesh ₹20,000 for cash trade discount of 10% and cash discount is 5% is given on it. The entry is this transaction will be made as follows. Yes, इस केस में हम नोट दे रखा है कि हमें क्या करना है। हम डिस्काउंट के लिए ट्रेड डिस्काउंट के लिए तो कोई एंट्री करते नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए हम एंट्री करते हैं। अगर दोनों ही डिस्काउंट आपको एक ट्रांजेक्शन में दे दे, वो आपको कह दे कि 10% का उसने क्या दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट और 5% का उसने कैश डिस्काउंट, तो हम पहले क्या करेंगे हम डिडक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, उस अमाउंट में से हम ट्रेड डिस्काउंट को कम करेंगे, फिर जो अमाउंट आपके पास आता है उस पे से आप कैश डिस्काउंट उसको देंगे। जैसे इसने आपको एग्जांपल बता रखा है 20,000 का आपने गुड्स बेचा था, उस पर 10% तो अपन ट्रेड डिस्काउंट लगा लेंगे, तो अमाउंट जो दिखाएंगे वो आप दिखाएंगे 10% अपन 20,000 का निकालें तो वो आता है 2,000। तो 20,000 से 2,000 लेस करके 18,000 से तो आप जो सेल्स की एंट्री करेंगे। फिर 18,000 पे 5% आपको देना है कैश डिस्काउंट, तो 18,000 का 5% अपन निकाल लें तो वो आपका आएगा एज अ डिस्काउंट। अपन उसको देखेंगे 18,000 का 5% अपन निकालते हैं तो वो आता है आपका 900। तो हम जो एंट्री पास करेंगे वो हम एंट्री पास करेंगे लुक एट द पिक्चर, कैश अकाउंट डेबिट 17,100, 18,000 में से 900 अपन ने कैश डिस्काउंट के निकाल दिया, तो कैश अमाउंट जो आया वो आपके पास 17,100 का आया। और एक डिस्काउंट आपने कैश डिस्काउंट दिया है वो है आपका डिस्काउंट अकाउंट 900 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के लिए हम कितने से दिखाएंगे 18,000 से, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट इसमें से अमाउंट में से लेस करके दिखाते हैं और उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं। और आपका नरेशन दे देंगे फॉर गुड्स सोल्ड for cash less trade discount and cash discount allowed. Fourth is sales tax. If the trader recovered the amount of sales tax along with the sales amount from the customer, the following entries are made. First is on sales. देखिए सेल्स टैक्स हमें देना पड़ता है और क्या होता है हम वो कस्टमर से ही ले लेते हैं। जब हम सेल्स करते हैं तो वो अमाउंट आपका इंक्लूड हो जाता है आपकी सेल्स में,
हम उसको इनडायरेक्टली जो है अपने कस्टमर से ले लेते हैं। तो एंट्री जो हम सेल्स के टाइम करेंगे वो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स टैक्स अकाउंट। सपोज मैंने 10,000 का माल बेचा था, उस पर मैं सेल टैक्स जो लगाती हूँ 1,000 का लगाती हूँ, तो मैं कस्टमर से जो ले लूंगी मैं 11,000 में ले लूंगी। तो 11,000 तो मैं अपने कैश अकाउंट में दिखाऊंगी और सेल्स में मैं 10,000 दिखाऊंगी और सेल्स टैक्स में मैं 1,000 दिखाऊंगी। और ये 1,000 जो है मुझे बाद में किसको देना होगा, मुझे देना होगा गवर्नमेंट को। तो जब मैं गवर्नमेंट को पेड करूंगी तो मैं इसकी रिवर्स एंट्री कर दूंगी, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए, ऑन डिपॉजिट ऑफ सेल टैक्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे हम दे रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन इज फॉर सेल्स टैक्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। If the amount of sale tax has not been deposited to the government fund, then it is shown in the liability side of balance sheet being to रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर हम गवर्नमेंट को अभी तक ये पे नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में इसको शो करते हैं। क्लियर? आपको सारे जो है ट्रांजेक्शन क्लियर हैं? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी फ्रीली। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसको और अच्छे से समझिए। ओके, बाय।